राधे राधे सभी को। अगर आप सेकंड ग्रेड आरपीएससी की संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने बताया है संस्कृत की एकदम सटीक रणनीति कि कैसे हम 40 दिन में अपना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, प्लस में एग्ज़ाम आने तक हम 4 बार रिवीजन कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मैं कर रही हूँ आप ही की तरह आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी। और यहाँ पर मेरा जो मूल विषय है वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में अपने गुरुजी संस्कृत सानिध्यम वाले सर से ऐप लेकर के तैयारी कर रही हूँ। मैं डेली उनकी क्लासेस लेती हूँ। अब अपन कैसे, अब मैं आपके लिए बता देती हूँ। अगर आप लोग क्लासेस ले रहे हो तो उनका अलग मैटर है, और अगर आप किसी किताब से पढ़ रहे हो तो मैंने किस प्रकार से ये जो हमारा पूरा संस्कृत का सिलेबस है इसको मैंने कैसे डिवाइड किया है, और कैसे एकदम सटीक तरीके से, एकदम मनोवैज्ञानिक तरीके से मैंने इसमें बताया है कि हम एक दिन में कितने टॉपिक को लेकर के चलेंगे। और टॉपिक लेकर के चलने के बाद में वो टॉपिक ऐसे ही नहीं बताए, मैंने बड़े इफेक्टिव तरीके से बताएं कि अगर हम इतना इतना कवर करेंगे तो इजीली हमारा सिलेबस 40 दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, ये रहा आरपीएससी सेकंड ग्रेड। ठीक है, 40 दिन में हम कैसे ख़त्म करेंगे। इसमें मैंने जो अपना सिलेबस है उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला जो भाग है वो है व्याकरण के लिए। दूसरा भाग बनाया है, मतलब कैसे भी करके बना सकते हैं आप भी, पर मैंने यहाँ पे मोस्टली इनको 4 भागों में बांट दिया है। लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य, विधियाँ शिक्षण की और व्याकरण। ठीक है, अब एक चीज़ होती है कि पहले जो मैटर आता था तो उसमें 90 प्रश्न आते थे अपने की व्याकरण से। ठीक है, 40 प्रश्न आते थे अपने साहित्य वाले पार्ट से, और जो बचे हुए 20 प्रश्न आते थे इधर से। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये क्लियर कुछ भी नहीं किया है आरपीएससी ने। अब वो कहीं से कुछ भी दे देगा, पर इतना निश्चित है कि शिक्षण विधियों के कितने प्रश्न आएंगे, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मैंने इसको किस तरीके से मैंने इसको विभाजित किया है। अगर अपन दिन काउंट कर लेना आप आराम से, और अगर इस वीडियो को कोई कल भी नहीं करके अगर परसों से भी कोई स्टार्ट करे ना 15 तारीख से, तो अगर 15 तारीख से भी कोई स्टार्ट करेगा ना 15 मार्च से, तो उसका 23 अप्रैल तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है 40 दिनों में। ठीक है, तो देखिए मैंने कैसे कैसे इसका डिवाइडेशन करके बताया है कि अपन लेंगे दिन के एक भाग में व्याकरण। क्या चीज़ लेंगे? व्याकरण लेंगे। और व्याकरण में क्या करेंगे हम, व्याकरण जो संज्ञा प्रकरण है उसको बांटेंगे हम 2 दिनों में। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक दिन में सब कुछ आपके ऊपर थोप दिया है। आप एक बार देखिएगा ज़रूर इसको, है ना, पूरी वीडियो वॉच जरूर करिएगा। देखो संज्ञा प्रकरण लिया, संज्ञा प्रकरण में फर्स्ट दिन अपन को क्या करना है, माहेश्वर सूत्र और वर्ण विचार करना है। इसमें स्वर भेद वाला भी पोर्शन आ जाएगा। फिर दूसरे दिन हमको क्या करनी है, संज्ञा करनी है, मतलब जितने भी हमारे संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वो आ जाएंगे और प्रयत्न आ जाएंगे। ठीक है, अब आप सोच लेना इस चीज़ को कि क्या आप एक दिन में केवल माहेश्वर सूत्र वर्ण विचार इजीली कर सकते हैं। और साथ में मैंने साहित्य का एक टॉपिक लगाया है केवल वाल्मीकि जी को। ठीक है, यहाँ पर वाल्मीकि जी आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो है संज्ञा प्रकरण, इसको 2 दिन, ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख लिया 2 दिन, एक दिन में ये और एक दिन में ये, और साथ में क्या चलेंगे, वाल्मीकि। इजीली आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है जब हम रामायण करने बैठते हैं तो उसके सातों कांड में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाता है, तो वो याद नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको दिए यहाँ पर 2 दिन। 2 दिन हो गए। अब डे आ जाता है 3 पे अपन स्टार्ट कर देंगे संधि को। एक दिन में हमको संधि करनी है, एक केवल, वो भी अच संधि। अच संधि को बहुत अच्छे तरीके से अपन को ख़त्म कर देना है। फिर हम करेंगे यहाँ पर वेद व्यास को लेंगे। ठीक है, अब आपको एक दिन में 2 चीज़ें करनी है, जो कि डे आ जाएगा हमारा तीसरा। संधि में भी अच संधि करनी है आपको एक दिन, और अच संधि के साथ में उसी दिन क्या करना है, वेद व्यास जी करनी है। फिर डे 4 को क्या करना है, संधि कौन सी वाली करनी है, हल संधि करनी है अब, और उनके साथ में अश्वघोष करना है। हल संधि अच संधि से और विसर्ग संधि से काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैंने यहाँ पर अश्वघोष को रखा है, क्योंकि अश्वघोष में अपन के पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, थोड़ा बहुत ये फटाफट से हो जाएगा। 5वां दिन, ये डेज चल रहे हैं रेड पेन से। ठीक है, और जो ब्लैक पेन से चल रहे हैं वो है व्याकरण के जो इतर टॉपिक हैं साहित्य वाले, वो हैं। ठीक है, एक बार अगर आप इसको समझ गए और आपने अपनी कॉपी में इसको बना लिया और इसको फॉलो कर लिया ना, तो आपकी मतलब आराम से ये इजीली कंप्लीट हो सकती है सब्जेक्ट। फिर अपन जो दिन तो 5वां है हमारा, है ना, तो हम संधि में कौन सी संधि करते हैं, विसर्ग संधि, और इसमें विसर्ग संधि के साथ में अपन को पढ़ना है कालिदास जी महाराज। ठीक है, अब छठे दिन में रिवीजन डे रखना है। इसमें अपन क्या करेंगे,
संधियों का टेस्ट लगाएंगे और संधियों का रिवाइजेशन करेंगे। यदि पॉसिबल अगर आपको समय मिल जाता है तो आप कोशिश करना कि संज्ञा प्रकरण का भी आप यहाँ पर टेस्ट लगा लें, ठीक है। या तो टेस्ट लगा लें या फिर उसको आप पढ़ लें। और यहाँ पर ये कालिदास का तो रिवीजन करना ही है, क्योंकि ये बड़े हैं, कुछ रह जाएं तो वो कालिदास कंप्लीट करने हैं। और वेद व्यास, अश्वघोष और कालिदास और वाल्मीकि, इन चारों का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब जब अपन का ये आएगा छठा दिन, सातवां दिन आएगा, मतलब देखो 2 3 4 5 दिन आपने अच्छे से तरीके से पढ़ाई कर ली और छठे दिन आपने क्या कर लिया, इसका रिवीजन कर लिया। फिर सातवें दिन, अब मैंने यहाँ पे व्याकरण नहीं लिए क्योंकि आप एक वीक पूरे थक चुके हो व्याकरण को पढ़ते पढ़ते, है ना। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर सातवें दिन आपको पढ़नी है छंद। छंद एक छोटा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा। तो छंद के बाद में अपन यहाँ उठाएंगे ईशावास्य उपनिषद, ठीक है। इसमें टोटल 18 मंत्र और एक बार में आराम से इजीली हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसके मंत्रों का अच्छे से उच्चारण करके देख लेना है, उनका अर्थ देख लेना है। इसके साथ में अपन आगे बढ़ जाते हैं, अपन करेंगे यहाँ पर ये जो महाकाव्य के कवि हैं कौन से हैं, भारवी जी महाराज, ठीक है। फिर दिन आ जाता है आठवें में उपसर्ग करेंगे, उपसर्ग के साथ में गीता जी को अपन स्टार्ट कर देंगे और साथ में कवि रखेंगे माघ। ऐसे ही 9वें दिन, उपसर्ग के लिए 2 दिन हैं, 2 दिन तो चाहिए होते हैं कम से कम इसको करने में। फिर उपसर्ग को अपन 2 दिन करेंगे और साथ में फिर से गीता को करेंगे और एक कवि रख लेंगे श्रीहर्ष। फिर नेक्स्ट जो दिन आएगा 10वां दिन, उसमें अपन यहाँ से तो करेंगे अव्यय और इधर से करेंगे एक छोटा ही टॉपिक लिया है मैंने, अग्नि सूक्त। तो बाई चांस किसी की गीता रह जाती है वो यहीं पे कंप्लीट कर ले। अग्नि और संज्ञान बड़े छोटे छोटे से सूक्त हैं, अग्नि में 9 मंत्र है और संज्ञान में 4 ही मंत्र है, तो ये भी बहुत जल्दी से और इजीली तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी महाकाव्य के कवि हैं, महाकाव्य के कवि कौन कौन से हैं, कालिदास जी, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, आपको इनका एक बार क्विकली रिवीजन कर लेना है। आपने देखा होगा अब तक अपन के कितने दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन में एक बार अपन ने यहाँ पे किसका रिवीजन कर लिया, व्याकरण का, और 10वें दिन हमने किसका रिवीजन कर लिया, अपने साहित्य में महाकवियों का, ठीक है। अब दिन आ जाता है 11वां दिन, और इस पर अपन करेंगे अव्यय जो अपन के चलते आ रहे हैं, और एक और सूक्त लेंगे अपन 21 मंत्रों वाला, कौन सा सूक्त है, वरुण सूक्त, ठीक है। इसमें करेंगे अपन दंडी महाराज को साथ में साहित्य में। 12वें दिन में करेंगे अपन अलंकार और इंद्र सूक्त लेंगे, क्योंकि अब ये सूक्त चल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा सूक्त ही खत्म कर देते हैं। और छंद अपन ने ऑलमोस्ट कर लिए, फिर हमने थोड़ा व्याकरण का पोर्शन लिया है, फिर अपन लेंगे अलंकार इंद्र सूक्त और सुबंधु जी करेंगे। फिर 13वें दिन पे अलंकार पुरुष सूक्त और बाणभट्ट जी करेंगे। फिर 14वें दिन में अलंकार प्रजापति सूक्त करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये थोड़े बड़े हैं, इसमें अलंकार भी कम हो जाएंगे आपके पास में, प्रजापति सूक्त भी छोटा है, ये भी हो जाएगा। और अगर अलंकार का कुछ बच रहा है तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। फिर आ जाती है बारी अंबिका दत्त व्यास की। और अब तक अपने इतने जो टॉपिक करे उसमें हमारे दिन खर्च कितने हो गए, 14 दिन का ये मैटर हो गया है। अब देखो अब 15वें दिन, अब ऐसा नहीं है भैया अलंकार को तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसके उदाहरण हमें याद जल्दी से नहीं होती है, एकदम घुल मिल जाता है, घुचपुच हो जाता है। उससे अच्छा अपन अच्छे से इनका रिवाइजेशन कर करके चले। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने खुद अपने लिए बनाया है, और इसमें जो अपन ने मटेरियल रखा है ना वो ऐसे रखा है कि बड़े जो टॉपिक है ना उनको मैंने पर्याप्त समय दिया है कि हाँ अगर हम एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा पहली बार ही पढ़ रहा है ना तो उसको इतने, आप खुद से बताओ क्या एक अलंकार का टॉपिक कोई एक दिन में करने लायक है। और अगर किसी बच्चे ने पूरा एकदम से पढ़ भी लिया ना अलंकार का टॉपिक, तो मैं सच बता रही हूँ उसके जो उदाहरण है ना वो सब घोच पोच करने लग जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा अपन ने अलंकार को कितने दिन दिए हैं, 4 दिन दिए। अपन का जो 15वां दिन है मतलब अलंकार का चौथा दिन है, तो अलंकार के चौथे दिन में भी अपन अलंकार करेंगे, और सूक्त का जो जितने भी सूक्त कर लिए आराम से उनका रिवीजन करेंगे। साथ में हमारे जितने भी कवि हो चुके हैं उनका भी अपन रिवीजन करेंगे, तो अलंकार को अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पर आप बीच में पॉसिबल हो, अगर आपके पास आपने किसी की टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी हो तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। दिन आ गया अपन का 16वां में हमने कर दिए कारक स्टार्ट। अब दोबारा से अपन ने व्याकरण का पोर्शन पकड़ लिया है। कारक के साथ में भारतीय संस्कृति और भास जी महाराज, अब ये अपने आ गए नाटक कवि। कारक फिर दूसरे दिन भी चलेंगे, वैसे तो कोई करने वाला हो तो एक दिन में भी कारक कर सकता है, पर काफ़ी लेंथी नहीं हो इस वजह से मैंने कारक में भी आराम से 2 दिन दिए कि इजीली हम टॉपिकों को निकाल सकते हैं, क्योंकि केवल हमें कारक ही थोड़ी पढ़नी है, हमें और भी चीज़ें तो कवर करनी है ना। देखो भारतीय संस्कृति और भवभूति। फिर समास में अपन क्या करेंगे, पहले दिन करेंगे अपन समास का परिचय, ठीक है, और करेंगे यहाँ पर अव्ययी भाव समास। सबसे पहले आप परिचय करोगे, परिचय के साथ में आपको कौन सा समास निपटाना है, अव्ययी भाव। साथ में अपन को याद करनी है व्यवहारिक शब्दावली, और व्यवहारिक शब्दावली में भी केवल अपन को करने पशु वाले नाम, ना फल करने, ना सब्जी करनी, ना पक्षी करने, ना पारिवारिक बंधु करने। अपन को क्या करने हैं,
पशुओं के नाम करने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मुझे लगता है ये जो नया टॉपिक लगा है ना, देखने में तो ईजी है बट ये काफ़ी लेंदी होने वाला है। और साथ में अपन पढ़ेंगे शूद्रक। अलंकार में अब वो अव्ययी भाव, समास में अव्ययी भाव कंप्लीट कर लिया। अब डे आ जाता है अपन के पास 19वां दिन। 19वें में हम करेंगे एक छोटा समास केवल, और उसके साथ में करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको भी पता है कि अपन इजीली इसको कर सकते हैं और प्लस में साथ में केवल समास को भी सुलटा सकते हैं। इधर पक्षी के नाम अपन ने कर लिए पहले, अब सॉरी पशु के नाम पहले कर लिए, अब करेंगे अपन यहाँ पक्षियों के नाम और साथ करेंगे विशाखदत्त। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करेंगे बहुब्री समास। बहुब्री समास पूरा ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं है, फिर भी मैंने आराम से इसके लिए पूरा एक दिन रख लिया है। और अगर आपका इनमें से कुछ रह जाता है तो आप भाई इनको मैनेज कर लीजिएगा। फिर है फल और सब्जियों के यहाँ पर एक साथ रख लिए मैंने, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिले जुले से होती है। अब क्या करेंगे, जितने भी कवि आ रहे हैं भास, भवभूति, शूद्रक और विशाखदत्त, इनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। देखो पहले रिवीजन 15 को करवा दिया था, फिर दूसरा रिवीजन बीच में 20 को आ रहा है। मतलब मोस्टली मैंने 6, 5 और 7 दिन के अंदर में रिवीजन ले लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन तक लगातार पढ़ना ही पढ़ना है और रिवीजन का नाम ही नहीं आए। मैं हर पोर्शन का रिवीजन ज़रूर करवा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन बेस्ट की है अपन के एग्ज़ाम तक पहुँचने की, एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, अब देखो 21वां दिन आ जाएगा, तत्पुरुष समास करना है। और जैसे मैंने समास लिखी है ना, एक बार आप इनको ऐसे ही करके देखना। कोई ज़रूरी नहीं है कि अव्ययी भाव के बाद में आप तत्पुरुष ही पढ़ें या सबसे पहले बहुब्री के बाद में अव्ययी भाव पढ़ें। एक बार मेरे तरीके से आप लोग पढ़ के देखिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू करिएगा। बहुब्री के साथ में फल और सब्जी और रिवीजन। फिर 21वें दिन में तत्पुरुष समास आ गया, पारिवारिक शब्द आ गए, भर्तरी महाराज आ गए, और भर्तरी के साथ में अपन को स्टार्ट कर देनी है नीति शतक। वैसे तो मैं बताऊं नीति शतक डायरेक्टली अपन के सिलेबस में नहीं लग रही है, परंतु जो इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं आप इनको अवश्य देख लें, क्योंकि कई बार से ना सूक्तियों से ही प्रश्न आ रहा है। फिर 22वें दिन में तत्पुरुष समास करेंगे। तत्पुरुष में भी अपना कर्मधारय स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तत्पुरुष समास के काफ़ी सारे भेद हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी है, अपन को इसमें द्विगु और कर्मधारय पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तत्पुरुष कर लेंगे, फिर कर्मधारय जब आ जाए तो उसको अगले दिन के लिए आप छोड़ दीजिएगा और अपने आगे के जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करने लग जाइएगा। तो तत्पुरुष करने के बाद में पारिवारिक शब्द, भर्तरी के नीति शतक, फिर तत्पुरुष के बाद में कर्मधारय करोगे तो पशु पक्षी व्यवहारिक शब्दावली जितनी भी है, पारिवारिक शब्द, आप इन सब का रिवीजन करना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है। और अगर आपको पॉसिबल हो तो ऊपर तक भारतीय संस्कृति का भी रिवीजन कर लेना। नहीं तो ये 4 जो चीज़ है ना, व्यवहारिक शब्दावली वाला जो नया टॉपिक लगा है, इनका तो आप ज़रूर से रिवीजन करना। ठीक है, और इसके साथ में करेंगे आप विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा बहुत कम है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, मतलब पढ़ने वाला तो खैर सारे ही टॉपिक है, बट कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आपका कम से कम 3-4 घंटे खींची जाए। ये 1-1 घंटे के टॉपिक है, आराम से हो जाएंगे। देखो मैं थक गई पता है बोलते बोलते। अब देखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में करना है अपन को द्विगु के साथ में उठाना है शुकनास उपदेश। अब द्विगु कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है, तो अपन करेंगे यहाँ पे शुकनास उपदेश और साथ में लेंगे अपन नारायण पंडित जी को। ओके, अब फिर तत्पुरुष जितना भी बचा है, तत्पुरुष के समासांत टच प्रत्यय वाले बचे हैं या प्रादि तत्पुरुष बचा है, जितना आपको लग रहा है ना पीछे का जो भी कुछ रह गया है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। और एक बार ना स्टार्ट करने से पहले ही देख लिया करो कि इतने पन्ने में इनको कितने समय में कंप्लीट कर सकती हूँ, कितने समय में कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे कि तत्पुरुष है, मैंने इसके लिए 1, 2, 3, 4 दिन लगाए। आपको ये लग रहा है कि ये तो 4 दिन से भी ज़्यादा है, तो आप कोशिश करना कि कैसे भी करके उसको डिवाइड करें कि वो 4 दिन में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो शुकनास और फिर यहाँ पर सारे के सारे इनका कवियों का रिवीजन, नीति शतक का आपको रिवीजन करना है। ओके, और अगर आपको समय मिलेगा तो यहाँ पर पारिवारिक शब्दों का भी रिवीजन कर लेना। अब हमारे हुए हैं 22 दिन। ठीक है, अब देखो बात आती है अब 25वें दिन की। 25वें दिन तक 22 तक अपन ने, देखो आपने देखा हो हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए। 25 दिनों के अंतर अगर अपन बताएं तो हमने कितने, 25वां जो दिन है ना वो मैंने केवल रिवीजन के लिए रखा है। बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, समाज का रिवीजन करो, जितना भी सब कुछ पढ़ लिया है, पारिवारिक शब्द, भारतीय संस्कृति, इन सब का रिवीजन करो। जितने भी आपने कभी पढ़ ली उनका रिवीजन करो, आप टेस्ट लगाओ, आप यहाँ पर स्वतंत्र है। 25वां दिन खाली। अगर किसी को चाय पीने के लिए बाहर कैफ़े में जाना है वहाँ पे जाओ, घूमने जाना है घूमने जाओ। 25वां डे आप फ्री रहो। ठीक है, फ्री से मतलब है मस्ती मत मारना, ठीक है ना, आप पढ़ाई करना और रिवीजन करना। मोस्टली ये जो दिन मैंने रखा है किसके लिए रखा है, रिवीजन करने के लिए रखा है। देखो 25वें दिन तक अपन का संज्ञा टॉपिक हो चुका है, अपन का संधि हो चुका है, अपना समास हो चुका है। ठीक है, अपने यहाँ पे साथ में भारतीय संस्कृति हो चुकी है, सारे के सारे साहित्य के अपन के कवि पूरे हो चुके हैं, केवल अर्वाचीन कवियों को छोड़ करके। ठीक है, अपन के यहाँ पर व्यवहारिक शब्दावली कंप्लीट हो चुकी है, अपने यहाँ पर सूक्त कंप्लीट हो चुके हैं, केवल और केवल 25 दिनों में। अब ऐसा नहीं है मैंने आपको बहुत ज़्यादा भी बता दिया, सबके लिए मैंने
थोड़ा थोड़ा ही हिस्सा लिया है सारी चीज़ों का, है ना। इससे आपको ये लगेगा कि हमारा सब कुछ चल रहा है। अगर आप केवल व्याकरण ही व्याकरण पढ़ोगे तो आपके मन में कहीं ये लगेगा अरे मेरा साहित्य का तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इसलिए मैंने सब चीज़ों को बैलेंस बना करके यहाँ पर आपके सामने रखा है। अब बात करते हैं 26वें दिन की। 26वें दिन में व्याकरण में पढ़ने वाले हैं अपन संख्या का ज्ञान। वो भी क्या, 1 से 100 तक संख्या पढ़ेंगे और पूर्ण प्रत्यांत वाली संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन अपनी बुक स्टार्ट कर देंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे तो पूरी लग रही है ये, पर सूखते हैं तो अपन को देखते हैं, सारी पढ़ी जाएगी। मैं भी विचार कर रही हूँ कि चतुर्थ अंक ही पढ़ा जाए। और साथ में करेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। 27वें दिन में आ जाते हैं अपन वाच्य परिवर्तन, अभिज्ञान शाकुंतलम साथ में लेंगे और कलानाथ शास्त्री। 2 दिन में कोशिश करें कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ें। इसमें से कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हों। आप ना चतुर्थ अंक को ही पढ़ना, क्योंकि 7 अंक तो नहीं पढ़ना, पॉसिबल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अपन को ये लगता है कि यहाँ से अपन ज़्यादा क्वेश्चन आते, अगर इसी से 10-12 प्रश्न आते तो अपन पूरे पढ़ते इसको। पर अपन को पता है केवल चतुर्थ अंक से विशेषतः प्रश्न आएंगे। तो आप और आपकी इच्छा है, आप जैसा पढ़ना चाहें। मैं तो चतुर्थ अंक ही पढ़ूंगी। अशुद्धि संशोधन, वैदिक साहित्य का परिचय। देखो अशुद्धि संशोधन का टॉपिक आ गया है। अब यहाँ पे करेंगे वैदिक साहित्य। अशुद्धि संशोधन कोशिश करना एक दिन में ख़त्म कर दे। एक दिन में अगर ख़त्म नहीं हुआ तो मैंने इसका बाद में भी एक और बार लिया है, ठीक है। अभी आगे आ जाएगा। अशुद्धि संशोधन में क्या है, वैदिक साहित्य का परिचय आ गया। और इसमें वैदिक साहित्य का परिचय करोगे आप पूरा, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा है। और उसमें से भी आप एक वेद को उठाओगे। कौन सा करोगे, ऋग्वेद को। थोड़ा सा ही करना है, पर चाहे ऋग्वेद करना है। फिर प्रभाकर शास्त्री, इधर आप प्रत्यय अपने स्टार्ट कर दोगे। अब देखिए आपका संख्या ज्ञान कंप्लीट हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया, अशुद्धि संशोधन हो गया। और आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय हो गया है व्याकरण पढ़ते पढ़ते, इसलिए अब मैंने यहाँ पर समय चाहे ज़्यादा हो गया, पर अपन को पता है सिलेबस कंप्लीट करना है, तो फिर मैंने प्रत्यय स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर प्रत्यय नहीं करेंगे तो मन में संशय रहेगा कि प्रत्यय बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कैसे कंप्लीट होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को, अपने माइंड को हल्का महसूस करने के लिए स्त्री प्रत्यय से उठाओ। पता नहीं क्यों मेरी यही स्ट्रेटजी रही है कि छोटे को पहले कर लेते हैं, सरल। और वो शिक्षण विधि भी तो है ना, सरल से और कठिन की ओर, तो अपन के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो अपन करेंगे यहाँ पे स्त्री प्रत्यय। और ऋग्वेद एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा परिचय के साथ में, तो अपन दूसरे दिन भी ऋग्वेद करेंगे और यजुर्वेद करेंगे, और साथ में करेंगे पद्म शास्त्री जी को। फिर क्या करेंगे अपन, स्त्री प्रत्यय 3 ही है अपने में, है ना। तो 3 के साथ में अपन प्रत्यय परिचय 30वें दिन स्टार्ट कर देंगे। 30वें दिन प्रत्यय का परिचय, कृत, तव्यत और अनियर, इन प्रत्ययों को अपन निपटा देंगे। साथ ही हम करेंगे वैदिक साहित्य से सामवेद और अथर्ववेद। और अर्वाचीन कवियों में से अपन लेंगे सूर्य नारायण शास्त्री जी को। अब देखते हैं कि 31 तारीख को अपन क्या करने वाले हैं, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में और कौन कौन से प्रत्यय, पहले अपन ने तव्यत अनियर करे और इसका परिचय किया। अब क्या करेंगे अपन, यत, ण्यत, क्यप, डुबुल और त्रिच प्रत्यय को कर लेंगे। साथ में करेंगे ब्राह्मण और आरण्यक, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। और यहाँ पर लेंगे अपन हरिराम आचार्य जी को। फिर हमारे कृत प्रत्यय चलेंगे। अब जितने भी आपके कृत प्रत्यय बच रहे हैं उनको आप निपटा देना। डिनी, कत, कत्वतु, शर्तरी, शानच, तुमुन, है ना, कत्वा, लेप, ल्यूट और घैया, तिन, ये जो प्रत्यय आप इनको एक बार कृत प्रत्यय को सबको कंप्लीट कर देना। और साथ में अपन को क्या करना है यहाँ पे, उपनिषद। अब उपनिषद कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनके साथ में अब ऐसे पढ़ने को तो आप जितना भी ग्रंथ ला के पढ़ सको पढ़ लो, पर देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी का रिवीजन करना है। और अगर रिवीजन भी नहीं करो ना तो इनको कंप्लीट कर लेना, यही सफिशियंट है। हमारे दिन हो चुके हैं 32। अब बात आती है 33वें दिन की, है ना। इधर करेंगे अपन तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय आप कोई से भी कर लेना, 2 दिन में इजीली हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतुप, वतुप है। वतुप तो वैसे भी छोटा सा ही है। मेन तो क्या रहने वाला है, मतुप है, तसिल है, ये जो प्रत्यय आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपको किस तरीके से प्रत्यय कंप्लीट करने हैं, है ना। तमप, इतच, तसिल, ये जो प्रत्यय हैं इनको देख लेना। फिर आपको क्या करनी है, अपना जो वैदिक साहित्य उसका रिवीजन करना है, अपने कवियों का रिवीजन करना है, केवल प्रत्यय छोड़े मैंने और कुछ नहीं। फिर तद्धित प्रत्यय दूसरे दिन फिर रिवीजन करो और फिर रिवीजन करो, ठीक है। वैदिक साहित्य का रिवीजन करो और अपने लौकिक साहित्य का रिवीजन करो। यदि किसी का कोई पोर्शन छूट रहा है तो वो इन 2 दिनों में भी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है अशुद्धि संशोधन। मैंने बोला ना, ये सेकंड बार में एक और बार ले आऊँगी, क्योंकि इनमें अपन भूल जाते हैं। तो एक बार अपन ने पहले कर लिया था अशुद्धि संशोधन, और दोबारा फिर से अशुद्धि संशोधन। और साथ में अपन क्या चीज़ रखेंगे यहाँ पर, अब चालू हो जाती है हमारी भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो यहाँ पर रखेंगे अपन भाषा कौशल, जो चारों पहला जो है ये टॉपिक अपना भाषा कौशल वाला, अपन इसको रख लेंगे, ठीक है। देखो ये वाला सिलेबस में ये रहा, भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न, इसको अपन रख लेंगे, ठीक है। आराम से ये ईजिली हो जाएगा। फिर बात आती है शिक्षण विधियों में क्या करेंगे, व्याकरण शिक्षण की विधि करेंगे,
शिक्षण विधियों का अगर किसी की में अलग से टॉपिक लग रहा है तो वो कर ले, व्याकरण शिक्षण की विधि कर ले, और साथ में प्रस्तावना कौशल कर ले। एक कौशल अपन यहाँ पर कर लेंगे, प्रस्तावना, जो सारे के सारे कौशल है ना वो। फिर 37वें दिन गद्य शिक्षण की विधियाँ और गद्य की पाठ्य योजना। अब देखो पीछे वाला पाठ्य योजना का वाला मैटर है वो चलेगा, और आगे से अपन का ये चलेगा। फिर पद्य शिक्षण की विधि और पद्य पाठ्य योजना। फिर नाटक और रचना शिक्षण और अनुवाद शिक्षण की पाठ्य योजना, ये एक साथ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे आई होप अच्छे से। नाटक, रचना और अनुवाद ये एक साथ आ जाएंगी इनकी विधियाँ, और साथ में आ जाएगा पाठ्य योजना 39वें दिन। आप इनको पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं। अब आप इनमें अनाप शनाप चीज़ें पढ़ो तो भाई कितनी बड़ी पढ़ लेना संस्कृत की शिक्षण विधियाँ। पर इसमें लास्ट में अगर आपको लगे ना पाठ्य पुस्तक वगैरह जो दिए हुए रहते हैं बुक्स में, आप उनको जरूर से देख लेना। अन्यथा अगर हम सिलेबस देखें ना तो इसमें देखो ये चीज़ें भाषा कौशल है, अध्यापन संबंधित विधियाँ हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो बताया है मैंने, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं बताया है, और फिर भी आपके लिए पर्याप्त समय मिलेगा। कौशल बताए हैं और पाठ्य योजना बताई है। ठीक है, इस पाठ्य योजना को विधियों के साथ में अपन को कंप्लीट करना है। और ऐसे तो आप चाहो तो पूरा रीड का उठा के पढ़ लो, पर अपन को यहाँ पर ये चीज़ में अंतर आना जरूरी है कि हम रीड का पेपर दे रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं। आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझोगे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, है ना। अब 40वें दिन आपको क्या करना है, अच्छे से शिक्षण विधियों का रिवीजन करना है। ठीक है, आई होप आपको 40 दिन का प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने ये एकदम इफेक्टिव बनाया है, कोई टॉपिक भारी भरकम नहीं लिए, हर पोर्शन से बड़ा छोटा छोटा भाग मैंने लिया है। अब देखो आप करोगे कैसे इसको। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी के पास में ये वीडियो 15 तक भी पहुंच रही है, आज हो गई है 13 मार्च, नहीं आज से 14 है, मैं भूल गई, पता नहीं कौन सी तारीख है ना। देखो तो आज जो भी तारीख है, अगर आज 14 है तो अगर ये कल तक भी वीडियो आपके पास पहुंचती है 15 मार्च, अगर 15 मार्च से भी आप स्टार्ट करते हो 40 दिन का टारगेट बना करके, तो आपको 23 अप्रैल तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है। देख लीजिएगा, और आपको भी क्या करना है, एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना और पॉज कर करके मेरी वीडियो को इनको साथ के साथ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उतारते रहना। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप मुझे ज़रूर से बताएं, पर मुझे पता है आप कहोगे कि मैडम अभी तो आपने शब्द रूप और धातु रूप तो बताई नहीं है, तो मैं उनके लिए अभी बोलने ही वाली हूँ। ठीक है, देखो अब ये 40 दिन में हमने अपन का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, शब्द रूप और धातु रूप का मैं हमेशा से एक ही बात बोलती आई हूँ, सुबह ही सुबह उठो मॉर्निंग में, डेली एक शब्द रूप, डेली एक धातु रूप को, जैसे कि पूजा करते हैं ना नियमित रूप से, अपन पेस्ट करते हैं नियमित रूप से, तो वही इसका नियम बना लो कि मुझे 10 मिनट धातु रूप को और मुझे 5 मिनट अपने शब्द रूप को देने ही देने हैं। यदि आप डेली सुबह नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, जितने भी सब्जेक्ट आपके टॉपिक लग रहा है या फिर जो भी रिवीजन का डे है उसमें आप 1 से 2 धातु रूप को इंक्लूड करोगे, 1 से 2 शब्द रूप को इंक्लूड करोगे। कोई अलग से ऐसा विशेष टॉपिक नहीं है कि आप धातु रूप शब्द रूप को एक दिन में रट्टा लगाने लग जाओगे। रट्टा लगाने से नहीं लगेगा, उनको आपको शब्द रूप धातु रूप को लिख लिख कर देखना होगा। जहाँ पर भी गलती आए उसमें गोला खींचिए, गोला खींचने के बाद में जो गलती आए उसको आप सुधारिए। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आपको शब्द रूप और धातु रूप आपको ऐसे ही आपको शब्द रूप धातु रूप कवर करने हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, आपने ये 15 तारीख को पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, 15 तारीख को स्टार्ट किया है और आपका ये कंप्लीट कब हो जाएगा, 23 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 24 अप्रैल से, तो 24 अप्रैल के अपन करेंगे तो 6 दिन, 6 दिन तो क्या बल्कि 24 अप्रैल अगर लगा लेंगे ना, से लगाया है मैंने, 24 अप्रैल को अगर काउंट करेंगे ना तो 7 दिन बचते हैं। ठीक है, 7 दिन अप्रैल के, क्योंकि 30 का महीना होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 दिन, और मई के 30 दिन, तो यहाँ 36 लिखा है मैंने, बल्कि क्या लिखना चाहिए था मुझे, 37 लिखना चाहिए था। कितने दिन हो गए यहाँ पर, 37 दिन हो गए। ठीक है, इसमें 7 दिन हो गए, तो 37 दिन में जब हम 40 दिन में इसका रिवीजन कर रहे हैं, पूरे का अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है हमने बार बार में इसको छोड़ दिया है, तो अपन क्या करेंगे, 37 दिन में इसका एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, 37 दिन में क्या करेंगे, इसका एक बार बहुत अच्छे से अपन को रिवीजन कर लेना है। देखिए आप स्टार्टिंग में और दूसरे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ मत करना, नहीं तो फिर दिमाग में रायता बन जाता है, वो ना पिया जाता है और ना टेस्टी लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 37 दिन में इसका एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। फिर आपको जून में 20 दिन में, ठीक है, जून के महीने में 20 दिन में आपको दूसरा रिवीजन कर देना है। अब एक बात बताइए, आपने पहला जो आपने पढ़ा था वो आपने 40 दिन में पढ़ा, दूसरा आपने किया है उसके लिए मैं आपको 37 दिन दे रही हूँ, और तीसरे में जो कर रही हो उसके लिए मैं आपको 20 दिन दे रही हूँ। 3 बार हो गया,
ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो क्या आपका 37 दिन में और 20 दिन में सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारी रिवीजन करने की स्पीड भी उतनी ही बढ़ती जाती है। जून हो गया हमारा, जून के ये जो 20 दिन है स्टार्टिंग के उसमें करना है। अब यहाँ पर जून के आपको बच जाते हैं 10 दिन और मान लो जून के, ठीक है। और जब तक अपन की जुलाई में एग्जाम आएगा तब तक 15 दिन, 7 दिन, 17 दिन, जितने भी आपके पास में बचते हैं आप उसमें तीसरा रिवीजन करोगे, ठीक है। ये थी मेरी एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पर मेरी अंतरात्मा ये बात कह रही है कि ये मेरे बहुत शानदार प्लान है। कोई अगर जब से ये वीडियो देखेगा और इसको कंप्लीट करेगा ना, अगर वो 1 महीने बाद से भी अगर इसको कंप्लीट करने वाला है ना, तो भी मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वो आराम से इजीली अपने सिलेबस को कंप्लीट करके अपना 3 बार तो आराम से रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर आपको 4 बार रिवीजन करना बता दिया है कि 4 बार तक आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।